महविश ने पैडल ब्रेक पर पैर रखकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इसकी स्कूटी आगे जाते हुए कार से न टकराए, लेकिन इसकी ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। वो अपनी स्कूटी समेत सड़क बस हो गई। कार पर भी एक वाजिया डेंट पड़ गया। शोमे किस्मत के गलती इस औरत की थी। एक तो वो तेज़ रफ्तार से कार चला रही थी, दूसरा इसने मोड़ काटते हुए स्कूटी सवार लड़की को देखा ही नहीं था। अलबत्ते बैक मिरर में स्कूटी को अपनी कार से टकराता ज़रूर देख लिया था। फिर इसने कार सड़क की एक तरफ रोकी और बनाती हुई कार से नीचे उतरी। ए जाहिल लड़की, मेरी कार का सत्यानाश कर दिया। अभी इसे बताती हूँ, अपना नुकसान पूरा करवाती हूँ। वो सीपा होकर बोली। इसके साथ ही इसकी 22 साला बेटी भी थी जो कार से उतर आई। इसके चेहरे पर भी तेवड़ियाँ थी। औरत हाथी बारोब और वज़ाकता से अमीर लग रही थी। इसने कीमती लिबास पहना हुआ था, ताहम दुपट्टे से बेनियाज सी। इसने पहले अपनी कार का जायज़ा लिया। डेंट साफ नज़र आ रहा था। फिर तो इसका पारा चढ़ गया। वो महविश की तरफ बढ़ी, जैसे इसे कच्चा जबा जाएगी। महविश अबाए में मलबूस थी, जो सड़क पर गिरने की वजह से मिट्टी से अट गया था। वो उठकर अपना अबाया जा रही थी। इसकी स्कूटी बदस्तूर सड़क पर गिरी पड़ी थी। पास खड़े लोग भी दौड़कर वहां आ गए थे। इसी असना में वो औरत महविश के सर पर पहुंच गई और चीख कर बोली, क्या अंधी हो? नजर नहीं आ रहा था तुम्हें? मेरी कार का सत्यानाश कर दिया तुमने। महविश ने बेखौफी से इसकी तरफ देखा और कहा, मैडम गलती आपकी थी। मैं तो आराम से स्कूटी चला रही थी, आप ही उछलत में थी। आपने मेरी स्कूटी को साइड मार दी थी। एक तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से बकवास भी कर रही हो। औरत का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अगले ही लम्हे इसने महविश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। महविश लड़खड़ा गई। शायद इसे तवक्का नहीं थी कि औरत इसे थप्पड़ भी मार सकती है। आसपास खड़े लोग दम बहुत रह गए। आहिस्ता आहिस्ता मजमा बढ़ता जा रहा था। औरत की बेटी भी कीना तोड़ नजरों से अपने से कम उम्र महविश को देख रही थी। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? महविश ने गुस्से से कहा। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। थप्पड़ लगने की वजह से इसका रुखसार भी सुर्ख हो गया। एक तो तुमने मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया और आगे से मुझसे पूछती हो। वो अब मगलजात बकने लगी। साथ ही इसने महविश के मुंह पर एक और थप्पड़ सीध कर दिया। आसपास खड़े लोगों में से किसी में इतनी जुर्रत ना हुई इस औरत को तशद्दुद से रोकते। सब तमाशाई बने खड़े थे। कुछ तो अपने मोबाइलों से इस तमाशे की वीडियो बना रहे थे। अब आपने मुझे मारा तो अच्छा नहीं होगा। महविश एकदम गुस्से से चिल्लाई। एक तो गलती भी की और ऊपर से मुझे मारा भी है। ये सुनना था कि औरत आपे से बाहर हो गई। इसने महविश को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। इसने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की और औरत का हाथ पकड़ लिया। इसी लम्हे इसकी बेटी आगे बढ़ी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर महविश का बिरकस निकाल दिया। उन्होंने न सिर्फ इसका बाया खींचकर उतार दिया, बल्कि इसे बालों से घसीटा भी था। इसकी हालत इंतहाई खस्ता हो गई। वो इल्तिजाएं कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं बेपर्दा हो चुकी हूँ। इन्हें ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था। इसका लिबास हाक आलूद और बाल बिखर गए थे। दोनों माँ बेटी ने इसकी खूब दुर्गत बना डाली थी। इतनी मोहलत भी ना मिल रही थी कि वो किसी को फ़ोन करके बुलाती। तभी वहाँ मौजूद किसी शख्स की गैरत जागी। इसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पहुँच गई। क्या हो रहा है यहाँ? एक अहलकार ने पूछा। इस लड़की ने मेरी कार को नुकसान पहुँचाया है, औरत ने पुलिस वाले से कहा। और जब मैंने इससे बात पुरस की तो इसने आगे से बदतमीज़ी शुरू कर दी। इसे छोड़ें, इस एक पुलिस वाले ने कहा। अगर इस बच्ची ने बदतमीज़ी की है तो इसे मारने की तुक नहीं बनती थी। तुम बीच में मत पड़ो, औरत चिल्लाई। शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन है आप? मैं तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम हसन की फुफ्फो हूँ। औरत पुलिस वाले के दो बदो खड़ी होकर रौनक से बोली। अबे खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतार दूंगी, जाओ यहाँ से। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग चैमगोइयाँ करने लगे। पुलिस वाले के चेहरे की रंगत भी बदल गई। ताहम इसने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा, ठीक है मैडम, आप बेशक असिस्टेंट कमिश्नर की फुफ्फो होंगी, लेकिन जो आप कर रही हैं गैर कानूनी है। आप लड़की को छोड़ें, हम CCTV कैमरे चेक कर लेंगे, गलती किसकी है। इसने लेडी पुलिस को इशारा किया तो 2 लेडी अहलकार आगे बढ़ी और बेहाल लड़की को इसकी औरत के चुंगल से आज़ाद करवाया और ज़मीन पर अबाया उठाकर इसे पहनाया। फिर एक लेडी पुलिस अहलकार महविश को इसकी स्कूटी पर बिठाकर इसके घर छोड़ने चली गई। फ़ोन की घंटी बजी तो वासिफ नियाजी, जो एक फ़ाइल का मुताला कर रहे थे, चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा। स्क्रीन पर इसके दोस्त राशिद मलक का नाम जगमगा रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव की। हेलो वासिफ। राशिद मलक की आवाज़ में न जाने क्या बात थी कि वासिफ नियाजी बेहतियात चौंक पड़ा। क्या बात है राशिद? क्या तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ गई है? वासिफ नियाजी ने पूछा। क्या तुमने बाबी की वीडियो देखी? बाबी की वीडियो? क्या मतलब, कैसी वीडियो? वासिफ नियाजी की समझ में कुछ ना आया। पूरे सोशल मीडिया पर बाबी की वीडियो वायरल हो चुकी है। राशिद बताने लगे। बाबी ने एक लड़की पर तशद्दुद किया है। किसी ने इनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। और वासिफ नियाजी के मुंह से बेख्तियार निकला, तुम मुझे लिंक भेजो, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ। चंद ही लम्हों के बाद
राशिद मलिक ने लिंक इनको भेज दिया। वासिफ नियाजी ने फ़ौरन ही लिंक को ओपन किया। वीडियो में इनकी बीवी आफिया और बेटी फरवा सरेआम एक लड़की को जद्दोकोब करती दिखाई दे रही थी। इनकी कार के पास ही एक स्कूटी भी ज़मीन बोस थी। आफिया ने लड़की का अबाया भी उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया था। लड़की का हालत बेहद महदूज थी। फिर पुलिस भी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि आफिया पुलिस वालों से बहस कर रही थी। वासिफ नियाजी ने वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट पढ़े तो अपना सर पकड़ कर रह गए। लोगों ने इन माँ बेटी को खूब लताड़ा और मुख्तलिफ गैर अखलाकी अलकाबात से भी नवाजा। कोई एक मिनट भी इनके हक में ना था, बल्कि कई लोगों ने तो ये मुतालबा किया कि इस लड़की को न सिर्फ इंसाफ दिया जाए बल्कि इन माँ बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी अमीर औरत अपने जाम में किसी गरीब पर जुल्म ना करे। आफिया, ये क्या कर दिया तुमने? वासिफ नियाज़ तासुब से बड़बड़ाए। फिर उन्होंने इसको फ़ोन किया। तीसरी घंटे पर आफिया ने फ़ोन उठाया। ये तुमने क्या बेवकूफ़ाना हरकत की है? वो भड़कते हुए बोले। जानती हो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर कितनी वायरल हो चुकी है। होती है तो होती रहे। आफिया सिहपा होकर बोली। इस लड़की ने जानबूझकर अपनी स्कूटी मेरी कार से टकराई थी। आखिर इसे सबक तो सिखाना था ना। बेगम, वासिफ नियाज़ी व मुश्किल ज़ब्त से बोले, अगर गलती से इस बच्ची की स्कूटी तुम्हारी कार से टकरा गई थी तो क्या इसे सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाना ज़रूरी था? कम से कम मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। जानती हो इस वीडियो से सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं लोगों का क्या जवाब देता फिरूंगा? आपको क्या वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। आफिया डटाई से बोली। इस लड़की ने गलती की थी तो मैंने इसे सजा दी। उफ, वासिफ नियाज़ी जिच हो गए। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर इस बच्ची के घर वालों ने तुम पर FIR दर्ज करवा दी तो पेशियां भुगतती रहना। उन्होंने राब्ता मनकता करके सेल फोन मेज़ पर रखा और सर पकड़ कर बैठ गए। वासिफ नियाज़ी मशहूर बिजनेसमैन थे। वो एक सेल फोन बनाने वाली कंपनी के एरिया मैनेजर थे। इनका हल्का अहबाब भी खासा वसी था। यही वजह थी कि इन्हें अपने दोस्तों और जानने वालों का ख्याल आ रहा था। वो इनके सवालों को क्या जवाब देंगे, यही सोच इन्हें परेशान कर रही थी। बिलाहर महविश के नाना ने पुलिस वाली से पूछा, बीबी आप बताएंगी क्या हुआ है? एक छोटा सा हादसा हो गया है। पुलिस वाली ने लब खोले। आपकी बच्ची की स्कूटी एक कार से टकरा गई थी। कार वाली औरत ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये सुनकर सब दंग रह गए। कौन थी वो बदबख्त फ़िरौन औरत? नानी ने गुस्से से कहा। छोड़ें जी, वो औरत बहुत अमीर और असर रसूख वाली है। पुलिस वाली ने मशवरा देते हुए कहा, अगर आप इसके खिलाफ गई वो आप लोगों का जीना हराम कर देगी, बल्कि उल्टा आप लोगों पर मुकदमा करा देगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली गई। महविश बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है? नानी ने प्यार से पूछा तो इनसे गले लगकर रोने लगी। इसका चेहरा अश्कबार था। आंखों से बदस्तूर आंसू बह रहे थे। फिर इसने खुद पर गुजरने वाली सारी कहानी सुना डाली। नानी, मैं इस औरत को से माफ़ी मांगती रही, इसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन इसे मुझ पर ज़रा रहम नहीं आया। उफ़ अल्लाह, इस जालिम को यतीम बच्ची पर ज़रा भी तरस नहीं आया। नानी ने कफ़े अफसोस से मलते हुए कहा, अम्मी ये दौलतमंद होते ही ऐसे हैं, बेरहम, मुतकब्बर, घमंडी। मुमानी बोली, इन्हें गरीबों का ज़रा भी एहसास नहीं होता। ये गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। नानी, इसने मेरी तस्लील की है, मुझे लोगों के सामने बेपर्दा किया है। मैं इन माँ बेटी पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। महविश ने संभलते हुए कहा। इसका लहजा बता रहा था कि वो अपने किए पर ज़रूर अमल करेगी। महविश के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। इसका बाप मजदूर था और दौरान मजदूरी एक हादसे में जाँ बहक हो गया था, जबकि माँ इसकी पैदाइश के वक्त ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गई थी। तभी ददियाल वालों ने इसे इसकी नानी के हवाले कर दिया था। इसके मामू हमजा बशीर की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मामू मुमानी ने इसे गोद ले लिया था। अब वो सेकेंड ईयर की तालबा थी। पहले वो बस से कॉलेज जाती थी, मगर इसकी मुश्किलात के पेश नज़र हमजा बशीर ने इसे स्कूटी ले दी थी। इस दिन शाम को महविश के मामू हमजा बशीर ने इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वाक़े की वीडियो देखी तो सब घर वालों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। हमजा बशीर का बस नहीं चल रहा था कि वो इस औरत को जिंदा ना छोड़ता, जिसने इनकी लाडली बांझी की तस्लील करते हुए इसे सरेआम बेपर्दा किया था। महविश के घर वाले इसके साथ थे, चुनाचे वो सब इस वक्त पुलिस स्टेशन रवाना हो गए। थाने का इंचार्ज एक नौजवान पुलिस ऑफिसर शराज सिद्दीकी था। इसने इन्हें इज्जत और एहतराम से बिठाया और गौर से महविश की बात सुनी। इसे वो वीडियो भी दिखाई जो वायरल हो चुकी थी। आप इस खातून और इसकी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती हैं? इंस्पेक्टर शराज ने महविश से दरियाफ्त किया। जी सर, महविश पुरअज़्म लहजे में बोली, ताकि इन दोनों को कड़ी सजा मिले और वो लोग दूसरों की माँ बेटियों के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। जानती हैं ये खातून कौन है? ये असिस्टेंट कमिश्नर की फूफी है। महविश बोली, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप FIR दर्ज करें। इंस्पेक्टर शराज ने इस बात में सर हिलाया। वो खुद भी एक ईमानदार और फ़र्ज शनास ऑफिसर था। चुनाचे इसने एक कागज़ और कलम महविश को देते हुए कहा, आपके साथ जो हुआ इसमें दर्ज कर दें। महविश ने दरख्वास्त लिख दी और यूँ मिसेस वासिफ और इनकी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। इंस्पेक्टर शराज ने महविश को तसल्ली दी और कहा, आप अपने घर जाएं और बेफिक्र हो जाएं।
कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। महविश और इसके घर वाले थाने से अपने घर की तरफ रवाना हो गए, जबकि इंस्पेक्टर शराज ने वकूआ की जगह की सीसीटीवी फुटेज भी तलब कर ली थी, जो 1 घंटे बाद मौसूल हो गई थी। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि ये गलती मिसेस वासिफ की थी। इनकी कार मोड़ काटते हुए अचानक स्कूटी से टकरा गई थी और लड़की स्कूटी समेत ज़मीन पर गिर गई थी। इंस्पेक्टर शराज ने इन माँ बेटी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना कर दी। आलिया अपने कमरे में श्रृंगार मेज़ के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, इसने कहा तो दरवाज़ा खुला और नौजवान मुलाजमा अंदर आई। आफिया ने आईने में इसे देखा। बाजी, वो पुलिस आई है। पुलिस? वो बेख्तियार चौंकी। मगर क्यों? पता नहीं बाजी, मुलाजमा बोली। मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आफिया ने ब्रश मेज़ पर रखा और बड़े तमतराक से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। वहाँ 5 पुलिस एहलकार मौजूद थे, जिनमें 3 लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल थी। हाँ भाई, क्या मसला हो गया? आफिया एएसआई से मुखातिब हुई। मैडम, आप और आपकी बेटी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, इसने जवाब दिया। आप दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। वो चौंकी। इसकी परेशानी पर शिकने नमूदार हो गई। फिर वो पुलिस अफसर की आंखों में झांकती हुई बोली, समझ गई, इस बेशरम लड़की ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम हसन की फूफी हूँ। मैडम, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। आप कौन हैं? हमें जो आर्डर मिला है हमने इसकी तामील करनी है। आप खुद ही हमारे साथ चलें, वरना हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। एएसआई इसकी शख्सियत से मरूब हुए बगैर स्पाट लहजे में बोली। इसकी बात सुनकर आफिया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए और वो गुस्सीली नज़रों से इसे देखते हुए बोली, ठहरो, मैं पहले फ़हीम से बात कर लूँ। आखिर ये क्या तमाशा लगा हुआ है? एक तो गलती इस लड़की की, ऊपर से मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। आपने जो कहना है थाने जाकर कहिएगा। फिर इसने लेडी कांस्टेबल से कहा, जाओ इनकी बेटी को भी ले आओ। मेरी बेटी घर पर नहीं है। लेडी कांस्टेबल अंदर की तरफ जाने लगी तो आफिया ने कहा, वो कॉलेज गई हुई है, कब तक आ जाएगी मालूम नहीं। किस कॉलेज में पढ़ती है वो? इससे पहले कि वो जवाब देती, फरवा भी आ गई। पुलिस को अपने घर में देखकर इसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटी की फटी रह गई। मम्मा, पुलिस क्यों आई है? इस कमीनी लड़की ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, आफिया नहोवत से बोली। फिर इसने मुलाजमा से अपना सेल फोन मंगवाया और भतीजे फ़हीम हसन को कॉल मिलाई। शोमे किस्मत घंटी बजती रही, लेकिन फ़हीम ने फ़ोन ना उठाया। आफिया झंझला गई। इसने कई बार फ़ोन किया, जो रिसीव ना किया गया तो वो सिपा हो गई। ये फ़हीम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो जलाहट से बोली। चले मैडम, हमारे पास वक्त नहीं है, ASI ने कहा। तो इसने गुस्सीली नज़रों से इसे देखा। तुम देख नहीं रहे मैं अपने भतीजे को फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ? ASI ने इसकी बात नज़रअंदाज कर दी और लेडी कांस्टेबलों से कहा, दोनों माँ बेटी को ले चलो। इसकी हिदायत सुनकर लेडी एहलकार इनकी तरफ बढ़ी और इन्हें बाहर ले जाने लगी। दोनों माँ बेटी सख्त मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन किसी ने इनकी ना सुनी। ऐन इसी लम्हे वासिफ नियाजी आ गए। घर की मुलाजमा ने इन्हें फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया था। ये क्या हो रहा है वासिफ? इन्हें रोके, ये हमें थाने ले जा रहे हैं। ASI साहब, आप मेरी बात सुने, हम बैठकर बात कर लेते हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम हसन की फूफी है। कानून की नज़र में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इसने बावकार अंदाज में कहा, आप हमारे रास्ते से हट जाएं, हमें अपना काम करने दें। फिर इसकी हिदायत पर लेडी कांस्टेबल आफिया और फरवा को घसीटते हुए घर से बाहर ले गई। आसपास के घरों के लोग भी बाहर निकल आए थे, लेकिन किसी ने भी मुदाखलत न की। वासिफ नियाजी इंस्पेक्टर शराज के कमरे में चले गए और अपना तारुफ कराने के बाद बोले, इंस्पेक्टर साहिब, मेरा वकील मेरी मिसेज और बेटी की ज़मानत के कागजात लेकर आने ही वाला है। अगर आप इन दोनों को हवालात में रखने के बजाय यहाँ बिठा दें। देखें वासिफ साहिब, आपकी मिसेज और बेटी ने जुर्म किया है और मुजरमों की जगह हवालात में ही होती है। रही ज़मानत के कागजात की बात तो वकील आ जाए, हम इनको छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर शराज ने जवाब दिया तो वासिफ नियाजी ने होंठ बेंच लिए। मेरी मिसेज ने बताया है कि गलती लड़की की ही थी। वो लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद बोले और इसने उल्टा इस पर ही FIR दर्ज करा दी। ये देखें वीडियो। इंस्पेक्टर शराज ने अपना सेलफोन इनकी तरफ बढ़ाया। वासिफ नियाजी ने वीडियो देखी तो होंठ बेंच कर रह गए। CCTV में साफ दिखाई दे रहा था कि इनकी मिसेज ने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए स्कूटी वाली लड़की को साइड मार दी थी। इनके पास मज़ीद कुछ बोलने का जवाब ही ना रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। आधे घंटे के बाद इनका वकील ज़मानत के कागजात लेकर पहुंच गया। इंस्पेक्टर शराज ने कागजात चेक किए और एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि दोनों माँ बेटी को छोड़ दो। अब अदालत जो फैसला करेगी इसके मुताबिक अमल किया जाएगा। वासिफ नियाजी अपनी बेटी और बेगम को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। वो बहुत गुस्से में थे और मुसलसल अपनी बीवी और बेटे पर बरस रहे थे। मैं कह रही हूँ गलती इस लड़की की थी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आफिया भी चलाई। खामोश बेगम, खामोश। वासिफ नियाजी ने उंगली उठाकर गरजे।
इंस्पेक्टर ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दी है। साफ दिखाई दे रहा है कि गलती तुम्हारी है और तुम दोनों ने इस बेचारी की पिटाई भी लगा दी। ये क्यों बोल गए कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। लोग फ़ौरन ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। इस बात पर आफिया चुप हो गई। इसी असना में फरवा ने पूछा, बाबा वकील क्या कहता है? वकील ने बताया कि अगले हफ्ते अदालत में पेशी है। इस दौरान अगर हम लड़के वालों से सुलह सफाई कर लें तो कोई हिस्सा खारिज हो जाएगा, वरना तुम दोनों को सजा भी हो सकती है। बाबा कुछ करें, मुझे जेल नहीं जाना, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। फरवा रोहानसी लहजे में बोल पड़ी, सब्र करो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। इसी असना में फ़हीम हसन भी आ गया। वो लंबे कद का खूबसूरत नौजवान था। वो इस वक्त जदीद तराश हराश के सूट में मलबूस था। इसके एक हाथ में वायरलेस सेट था। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। इसे देखकर आफिया तो फट ही पड़ी। कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। सॉरी फूफो, दरअसल एक ज़रूरी मीटिंग में था। जैसे ही मुझे वाक़े की इत्तला मिली मैं फ़ौरन यहाँ आ गई। हमें इस मुसीबत से निकालो। फ़हीम, कुछ भी करो, फूफो पहले खुद को पुरस्कून करें। फ़हीम हसन ने कहा, मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आजकल तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऊपर से बहुत सख्ती है। फ़हीम बेटे, तुम ही अपनी फूफो को समझाओ। वासिफ न्याजी बोले, ये अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करें। अंकल ठीक कह रहे हैं, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करें। तुम जानते हो मैं अपनी कार हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ। इस पर ज़रा सी हराश भी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन गलती भी तो आपकी ही थी फूफो जान। फ़हीम ने कहा, अब अगर आप इस मुसीबत से निकलना चाहती हैं तो फिर एक ही तरीका है। वो क्या? वासिफ न्याजी ने इस्तफसार किया। अगर फूफो इस लड़की से माफ़ी मांग लें और इन्हें मुकदमा वापस लेने पर राज़ी कर लें तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है। फ़हीम ने मशवरा देते हुए कहा तो आफिया के चेहरे पर इंतहाई नागवारी का तासुर उभर आया। माफ़ी? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। चलें, बात तो ठीक है, लेकिन क्या वो मुकदमा वापस लेने पर तैयार हो जाएंगे? वासिफ न्याजी ने पूछा। कोशिश करके देख लें। ठीक है, मैं वकील से बात करता हूँ। उन्होंने सेल फोन निकाला और वकील को कॉल करने लगे। इस वाक़े को एक रोज़ गुजर गया था, लेकिन वायरल होने वाली वीडियो हर तरफ मौज़े गुफ्तगू बनी हुई थी। दूसरे दिन शाम का वक्त था। महविश अपने कमरे में पलंग पर बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर उदासी थी। वो मुसलसल आज होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रही थी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। इसकी वीडियो जो भी देखता आगे शेयर कर देता। यूँ इसकी वीडियो की बदौलत वो हर तरफ वायरल हो चुकी थी। इसकी सहेलियाँ अंस और निगत भी आ गई। महविश इनसे गले मिलकर खूब रोई। दोनों ने इसे तसल्लियाँ दी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मीडिया से तल्लुक़ रखने वाली कुछ टीमें भी आ गई। वो महविश का मौक़िफ़ लेना चाहती थी। इनका कहना था कि इसे इंसाफ दिलवाएंगी। पहले तो महविश इनसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन नाना और मामू के समझाने पर वो इनसे बात करने पर राज़ी हो गई। मीडिया के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। एक रिपोर्टर के पूछने पर इसने हिचकियाँ लेते हुए सारी तफसील बता दी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि गलती इसकी नहीं, मिसिस वासिफ की थी। अब आप क्या चाहती हैं? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। मेरा मुतालबा है कि ऐसी मगरूर और खुद पसंद औरतों को सज़ा मिलनी चाहिए, महविश मजबूत लहजे में बोली, ताकि आइंदा वो किसी पर तशद्दुद करने से पहले 1000 बार सोचे। क्या आप जानती हैं, वो बहुत ताकतवर ख़ानदान है, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन अल्लाह ताला से ज़्यादा नहीं। महविश के नाना फ़ौरन बोले, मेरे नवासी ने ठीक कहा है, इस औरत और इसकी बेटी को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अंकल, अगर उन्होंने आपसे सुलह करने की कोशिश की तो क्या आप सुलह कर लेंगे? एक और रिपोर्टर ने पूछा। वो सोच में पड़ गए। फिर चंद लम्हों बाद उन्होंने सर उठाया और बोले, इस बारे में फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ते अगर वो औरत और इसकी बेटी मीडिया पर बैठकर मेरी नवासी से माफ़ी मांगे तो गौर किया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ सवालात करने के बाद सारे रिपोर्टर्स चले गए। सब ने महविश और इसके नाना से होने वाली गुफ्तगू अपने चैनल पर चला दी। चंद लम्हों बाद ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो वासिफ न्याजी और इनकी फैमिली ने भी देखा। इंटरव्यू के साथ वाक़ये की CCTV फुटेज भी चलाई गई। वासिफ न्याजी के जानने वालों में से कुछ ने इनसे अफसोस का इजहार किया तो कुछ ने हैरत का कि भाभी इतनी मगरूर और जालिम औरत हैं। अब पता चला। जब फरवा कॉलेज गई तो इसकी दोस्तों और दीगर लड़कियों ने भी इसे तनकीद का निशाना बनाया। वो इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि क्लास छोड़कर घर आ गई और घर आते ही रोना शुरू कर दिया। आफिया ने इसे चुप कराने की कोशिश की तो वो इस पर बरस पड़ी। मामा, आपको क्या ज़रूरत थी इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाने की? ना आप ऐसा करती, ना मुझे कॉलेज में तनकीद का निशाना बनाया जाता। जानती हैं लड़कियां कैसी कैसी बातें कर रही थी। फरवा बेटा, मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है, इसने मेरी गाड़ी को ख़राब किया। और मामा बस कर दें, फरवा ने तरह कर इसकी बात काट दी। गाड़ी आपको अपनी गाड़ी की पड़ी है, मेरी शोहरत का कोई ख्याल नहीं आपको। काश मैं इस वक्त आपका साथ ना देती, काश मैं आपके साथ ना होती। वो बेहद पछता रही थी। आफिया ने खामोश रहना बेहतर समझा। वो चंद लम्हे फरवा को यूं ही देखती रही, फिर कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर हमजा बशीर ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो वासिफ न्याजी
और इनके साथ खड़े एक आदमी को देख कर चौंक गया। जी फरमाइए, हमजा बशीर ने कहा। मेरा नाम वासिफ नियाजी है, वासिफ नियाजी ने नरम लहजे में कहा, और ये मेरे वकील रियाज सिद्दीकी हैं। हमें आपके वालिद बशीर साहब से मिलना है। हमजा बेख्तियार चौंका, इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। इसने तरशरोई से कहा, आप मेरे वालिद से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? अगर मुनासिब समझे तो कहीं बैठकर बातचीत करते हैं। वासिफ नियाजी ने कहा, बशीर साहिब, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और इसकी तलाफी के लिए हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मुकदमा वापस ले लें तो मैं हर जाने के लिए तैयार हूँ। बशीर साहब ने सवाल किया, क्या आप हरजाना देने से हमारी बेटी को जो दुख और तकलीफ पहुंची है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या वो इस वाक़े को सारी ज़िंदगी भूल पाएगी? वकील ने मुदाखलत की, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, लेकिन आखिर इस मसले का कोई तो हल निकालना ही है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। इस असना में हमजा आलम तैश में बोल पड़ा, किस चीज़ की सुलह? हम कोई सुलह बुला नहीं करना चाहते। इनकी बीवी ने जो कुछ किया है इसका हमियाजा भुगतना होगा। अब वकील चुप रहा। तभी वासिफ नियाजी बोले, देखो भाई, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मसले का कोई तो हल निकालना चाहिए। आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। प्लीज़ आप इस बात को समझें और सुलह सफाई की तरफ आए। माजरत चाहता हूँ वासिफ साहब, बशीर अहमद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, हम ये केस वापस नहीं लेंगे। आपकी बेगम ने बहुत गलत किया, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और आप ज़रा सोचें, अगर किसी ने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया था तो आप क्या करते? वासिफ नियाजी ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उठते हुए कहा, ठीक है बशीर साहिब, आप इस बारे में सोचें, इसमें आपका ही भला है। अभी पेशी में काफ़ी वक्त है, गोया आप मुझे धमकी दे रहे हैं। बशीर साहिब भी उठकर खड़े हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ये मतलब नहीं, हरगिज़ नहीं। वासिफ नियाजी ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, आपका जो भी मतलब है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। यकदम हमजा बोल पड़ा, अब आप जा सकते हैं। वासिफ नियाजी अपने वकील के साथ वहाँ से रुखसत हुए तो इनके चेहरों पर मायूसी के आसार नुमाया थे। वो जिस मकसद के लिए आए थे इसमें नाकाम होकर जा रहे थे। गाड़ी की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठी आफिया और फरवा बेहतर चौंक उठी। चंद लम्हों बाद इन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर वासिफ नियाजी ड्राइंग रूम में चले गए। अल्लाह करे इस लड़की के घर वाले सुलह के लिए राज़ी हो गए हों। आफिया ने दुआ लहजे में कहा, बाबा क्या हुआ, वो लोग सुलह के लिए मान गए? फरवा ने बेताबी से पूछा। वासिफ नियाजी तासुब से बेटी को देखते हुए थके हुए अंदाज में सोफे पर ढेर हो गए और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले, नहीं बेटा, वो नहीं मान रहे। मैंने हर जाने की पेशकश भी की, वो हर सूरत तुम दोनों को सजा दिलवाना चाहते हैं। ये बात सुनकर फरवा का चेहरा तारीक पड़ गया और वो रूहानसी होकर बोली, तो क्या हमें जेल जाना होगा? सब खामोश रहे तो दोबारा बोली, बाबा कुछ करें, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। आप मुझे लड़की के घर ले चलें, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ बाबा कुछ करें। इसकी कैफियत हंसियानी थी। वासिफ नियाजी को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। तभी ने महविश का ख्याल आया कि इनकी बीवी और बेटी ने इसके साथ जो सलूक किया है इसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आखिर वो भी तो किसी की बेटी थी। इसके मुंह से एक गहरी सांस निकली और वो फरवा के सर पर हाथ लगाकर तसल्ली देकर अपने कमरे में चले गए। तभी फरवा अपनी माँ की तरफ बढ़ी, मामा आप कुछ करें ना प्लीज़। इसकी आंखें आंसू से भीग रही थी। क्या करूँ मैं? आफिया से भी बेटी की हालत देखी ना जा रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि शिद्दत गुस्से से इसने जो कदम उठाया था इसका हमियाजा अब इसकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। अब इसको ख्याल आ रहा था, काश वो इस वक्त अपने दिमाग को ठंडा रखती तो आज इन सब मसाइब का सामना ना करना पड़ता। लेकिन कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। वो अच्छी तरह जानती थी। इसने फरवा को अपने सीने से लगाया और इसका सर थपकने लगी। मैं कुछ करती हूँ फरवा, मैं कुछ करती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली। इसकी आंखें हलामे किसी गैर मरी नुक्ते पर मरकूसी। इसी लम्हे इसने एक फ़ैसला कर लिया था, एक ऐसा फ़ैसला जिसमें इसकी अना की मौत थी। इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। मैं भी 4 रोज़ के बाद आज कॉलेज गई थी। इसके असातिज़ा और दोस्तों ने इस वाक़े पर इससे अफसोस का इजहार किया था। साथ ही बहुत सी लड़कियों ने इसे मशवरा भी दिया कि किसी सूरत इन माँ बेटी को माफ़ ना करें और इन्हें सज़ा दिलवाए। ब्रेक टाइम में वो सब ग्राउंड्स में एक दरख्त के साए में बैठी बातें कर रही थी। ये अमीर लोग अपनी दौलत और असर रसूख की बिना पर न जाने हम गरीबों को कमतर क्यों समझते हैं। तुम किसी सूरत पीछे ना रहना, वरना इन लोगों की हौसला अफजाई होती रहेगी। सबा ठीक कह रही है। मैं भी इसकी दूसरी दोस्त ने भी तायद की। मेरा बस चले, जिस तरह इन माँ बेटी ने तुम पर सरेआम तशद्दुद किया है, मैं भी इसी तरह इनको बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटूं। इसने कहा, उन्होंने सुलह करने के लिए हमें हर जाने की पेशकश की थी, मगर महविश बोली, मेरे नाना और मामू ने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया, सारा बोली। इनकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाना बेहद ज़रूरी है। महविश घर पहुंची तो इसे मुमानी के ज़रिए मालूम हुआ मिसेस वासिफ इससे मिलने के लिए आई हुई हैं। इस वक्त इसके नानी के कमरे में बैठी हैं। ये सुनकर महविश के तन बदन में जैसे आग भड़क उठी। इसने बैग सहन में पड़ी चारपाई पर रखा और गुस्सीले अंदाज में नानी के कमरे में गई, जहां आफिया एक कुर्सी पर बरजमान थी।
اس کا چہرہ ستایا ہوا تھا، آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ مہوش کو دیکھتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ نکل جائیں ہمارے گھر سے، وہ غصے سے چلائی۔ بیٹی میں تم سے بات کرنی آئی ہوں۔ اس کی کیفیت دیکھ کر عافیہ گھبرا گئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مہوش نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ بس یہاں سے چلی جائیں ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ بیٹی پہلے میری بات تو سن لو۔ عافیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ مہوش تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ مہوش اور اس کے گھر والوں سے بات کر کے انہیں کسی طرح صلح پر منایا جائے، لیکن یہاں تو کوئی اس کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی، مہوش نے اسی لہجے میں کہا۔ جائیں یہاں سے، وہ ہاتھ سے بدلے ہاتھ ہو رہی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ عافیہ نے بلاہر کہہ ہی دیا، جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، مجھے معاف کر دو۔ مہوش نے انگلی اٹھا کر کہا، آپ معافی مانگنے آئی ہیں؟ کیا آپ کو معافی کا مطلب ہی معلوم ہے؟ آپ وہ لمحہ یاد کریں جب آپ اور آپ کی بیٹی مجھ پر تشدد کر رہی تھی۔ میں آپ دونوں سے معافیا مانگ رہی تھی، حالانکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن آپ دونوں اس وقت فرعون بنی ہوئی تھی۔ آپ دونوں نے میری عزت پامال کی، مجھے پہ پردہ کیا۔ اس وقت آپ کو اپنی انا اور حیثیت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں کسی صورت آپ دونوں کو معاف نہیں کروں گی، اور اگر آپ اس دنیا کے قانون سے بھی بچ گئیں تو روز قیامت آپ اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکیں گی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ یوں عافیہ کھڑی تھی جیسے کسی نے اسے پتھر کا بنا دیا ہو۔ مہوش کا ایک ایک لفظ کسی برچھی کی طرح اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے فروا کا بے بسی میں ڈوبا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد عدالت کا ماحول سنجیدہ اور سنگین تھا۔ دونوں فریق اپنے وکلاء کے ہمراہ موجود تھے۔ جج صاحب نے خاموشی سے فائل کا مطالعہ کیا اور پھر CCTV فوٹیج کی ویڈیو دیکھی۔ ہر منظر، ہر لمحہ عدالت کے کمرے میں موجود سب کے سامنے واضح ہو رہا تھا۔ بعد ازاں جج صاحب نے عافیہ کے وکیل کو بولنے کی اجازت دی۔ وکیل نے دلائل دیے اور یہاں تک کہا کہ اس کی موکلہ متاثرہ فریق سے صلح کرنا چاہتی ہے اور ہر طرح کے معاوضے کے لیے بھی تیار ہے۔ عدالت کے ہر گوشے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جج صاحب نے مہوش کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم صلح کرنا چاہتی ہو؟ مہوش کے چہرے پر غصہ اور ٹھوس ارادے کا امتزاج تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور آگ بھی۔ جج صاحب، ان ماں بیٹی نے میری بہت تذلیل کی ہے۔ انہوں نے مجھے بے پردہ کر کے میری عزت نفس کو پامال کیا ہے۔ میں ان سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے، تاکہ آئندہ کوئی امیر اپنی دولت کے نشے میں کسی غریب کو ٹارچر نہ کر سکے، مہوش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کمرے میں ہر لفظ گویا بجلی کے جھٹکے کی طرح گونج رہا تھا۔ ہر آنکھ میں اس میں چھپی ہوئی شدت اور انصاف کے تقاضوں کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جج صاحب نے سوال کیا۔ جی جج صاحب، مہوش نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں نہ صرف عزم بلکہ انصاف کی پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر عافیہ بیگم اور ان کی بیٹی کو سزا ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں مہوش نے ماں بیٹی کو سزا دلوا کر اچھا کیا یا اسے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔